प्रत्यास्थता। हम लोगों ने अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता या यंग प्रत्यास्थता लेक्चर 2 में लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी चीज़ की लंबाई में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक रहता है। अब पढ़ते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में हमने मान लिया कि कोई गैस है या कोई द्रव है, मान लिया कोई गैस है, उसका ये वॉल्यूम है V। तो प्रारंभिक वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन V। हमने इसके दाब में परिवर्तन कर दिया। जब दाब में परिवर्तन किया P, तो इसका आयतन घट गया, इतना इसका आयतन घट गया V। क्योंकि घटा है इसलिए माइनस होगा। तो प्रारंभिक आयतन V, दाब में परिवर्तन P। चूंकि जो दाब का परिवर्तन हुआ वही इसके आंतरिक, वही आंतरिक प्रतिबल होगा, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली आंतरिक बल को ही दाब कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। और बाहर जो काम कर रहा है एकांक क्षेत्रफल पर उसे हम दाब कहते हैं। दाब और प्रतिबल एक ही चीज है। तो दाब में परिवर्तन P और इसलिए प्रतिबल बराबर P। आयतन में परिवर्तन या ये कहिए आयतन विकृति। आयतन विकृति बराबर V अपान V माइनस V अपान प्रारंभिक आयतन। और इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक E या B इक्वल टू P V अपान V। ये हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। मान लीजिए किसी झील के पानी में ऊपर से हवा के बुलबुले को जब नीचे ले जाते हैं तो यहां चौथाई रह जाता है। यहां पर इसका आयतन है V, यहां पर इसका आयतन है V/4। यहां से यहां तक की गहराई है 200 मीटर। और जो ये द्रव भरा हुआ है इसमें, इसका घनत्व है 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इसका घनत्व है इस द्रव का जिस घनत्व के अंदर हवा का बुलबुला है। तो वायु का बुलबुला ये ऊपर से जब इसको ले गए यहां तक तो ये दबता गया, इतने दाब का परिवर्तन हुआ, 200 मीटर का जो द्रव है उसका दाब परिवर्तन हुआ और इसीलिए इसका आयतन V/4 रह गया। तो
जब b/4 इसका हो गया तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, इसलिए इसका v कितना हुआ, v बराबर हो गया, v ऊपर था आयतन और माइनस b/4 बचा, इसलिए परिवर्तन हुआ 3v/4। ये इसके आयतन का परिवर्तन है और इसीलिए विकृति v/v बराबर होगा, v का मान है 3v/4 और इंटू v कट गया है, ये बराबर हुआ 3/4। ये विकृति है। प्रतिबल, प्रतिबल यानी दाब में परिवर्तन, प्रतिबल बराबर H रो G। H है 200 मीटर, रो है 1.2 इंटू 10⁻³ और G है सपोज दिस इज 10, G इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमने रख दिया। और इसीलिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक E इक्वल टू P/V/V, 200 1.2 10⁻³ इंटू 10 अपॉन V। V इज 3/4, 3/4 4 ऊपर गया, इससे कट जाएगा 0.4, 10 इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें 4, तो ये हो गया। ऐसा ही करते हैं कि 4 2 जा 8, 0.8 इंटू 1 2 3 1 3 1 4 4 5 6, तो 10⁻6 तो ये आ गया, और 4 2 जा 8, 8 4 जा 3.2, इंटू 10⁻6 12516, इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। उस जगह पर यहाँ पर इस वायु के बुलबुले में जो वायु है उस वायु का आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। आयतन का परिवर्तन और दाब में परिवर्तन, इतने दाब के परिवर्तन के कारण से इतना आयतन में परिवर्तन हुआ। तो इस फार्मूले में दाब का परिवर्तन और आयतन का परिवर्तन दो चीज़ है, इससे इसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक हमें ज्ञात हो गया। अब दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। एक घनाकार किसी धातु का टुकड़ा है,
एक घनाकार है, जिसकी ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी जो भुजा है, भुजा घनाकार धातु का पिंड है। प्रत्येक भुजा इक्वल टू यल, इसकी प्रत्येक भुजा यल है। इसमें क्षैतिज बल लगा F, जब बल लगा तो इसकी भुजा में अपरूपण पैदा हो गया। ये इधर को, ये भुजा इधर आ गई, और ये भुजा यहाँ आ गई, यानी इसकी ये है, ये भुजा इसकी B है, ये C और ये D है। तो A भुजा A बिंदु A डैश पर और B बिंदु B डैश पर आ गया। हमने मान लिया कि ये जो इसका विस्थापन हुआ इसकी भुजा का, ये इसका विस्थापन, ये यक्स है और ये भुजा यल है। अपरूपक प्रतिबल यानी shear स्ट्रेस बराबर आएगा बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसकी एक भुजा यल है और इसके ऊपर क्षेत्रफल पर लगेगा तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर। वैसे हम इसको ये लिखते हैं, ए बराबर यल स्क्वायर। विकृति शेयर स्ट्रेन ये बराबर होगा थीटा। कितना ये नीचे के सापेक्ष कितना ये ऊपर वाला हिस्सा विस्थापित हुआ, इसके शेप में कितना परिवर्तन हुआ। शेप के परिवर्तन को हम इसके डिस्प्लेसमेंट से, इससे नापते हैं, इस कोण से। ये कितने अपने शेप में, आकार में कितना ये परिवर्तित हुआ। ये ऐसे था, ऐसा हो गया थीटा, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बराबर हुआ x अपान यल, और इसलिए दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक ईटा, दिस इज इक्वल टू प्रतिबल अपान विकृति F अपान ए यक्स इंटू यल। यही है इसका दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक इसी में हमें इसकी जो लंबाई बढ़ती है किसी भी तार की, मान लिया लंबाई बढ़ी, तो उसके लंबाई के बढ़ने पर उसके व्यास में भी परिवर्तन होता है। जब लंबाई बढ़ती है तो व्यास घट जाता है।
तो पॉइसन अनुपात यानी पॉइसन रेशियो अब ये जो हमने दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा, ये तो किसी भी वस्तु का शेप जब बदलता है, आयतन नहीं, लंबाई नहीं, बल्कि उसका शेप, उसका आकार ही बदल जाता है। अगर वो घनाकार है तो वो टेढ़ा हो गया, ऐसे से ऐसी उसकी भुजाएं हो गई, या इसी तरह से कोई चीज़ सीधी है वो ऐसे टेढ़ी हो गई, या कोई चीज़ है उसको ऐंठ दिया तो वो उसका शेप बदल गया। तो जो दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक होता है ये वह काम देता है जहाँ पर किसी चीज़ का शेप बदल जाता है, शेप, आकृति बदल जाती है उसकी, जैसी थी वैसी नहीं रह जाती। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा, अगर इसमें हमने इधर से बल लगाया, ऊपर वाले सिरे पर बल लगाया, इस वाले को स्थिर रखा, तो ये इसकी भुजा ये इधर को आ गई और इतने ही उधर वाली भुजा हो गई। तो ये जो आपका आयताकार है तो ये आपका टेढ़ा हो जाएगा। अब दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक के बाद पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात पढ़ने के पहले हमें देखते हैं कि किसी भी तार की अगर हम लंबाई में परिवर्तन करते हैं, मान लिया हमारे पास एक तार है, अब उसको हम उसके क्षेत्रफल के लंबवत बल लगा करके उसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं। ये तार है, अब यदि इसमें बल लगाते हैं, इसका इतना क्षेत्रफल है, ये इसका व्यास है, व्यास इसका d है, इस पे बल लगा के खींचा। जब बल लगा के खींचते हैं तो लंबाई तो बढ़ती है लेकिन इसका व्यास घटता है, इसकी इतनी चौड़ाई नहीं रह जाती। जब इसको बल लगा के खींचेंगे तो ये नीचे जाएगा और नीचे जाने पर यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन ये जो चौड़ाई थी ये इतनी घट जाएगी। ये इतना घट गया, व्यास घट जाता है। तो बल लगाने पर ये जो डॉटेड है ये तार हो गया। पहले तार इतना था, अब तार लंबाई इतनी बढ़ गई, ये लंबाई की बढ़ गई, वृद्धि है, वृद्धि यल, और इसलिए इतना ये इसका जो दोनों तरफ से इसका ये घट जाएगा। पार्श्विक इसमें जो परिवर्तन होगा इसके व्यास में कमी हो जाएगी। तो यदि लंबाई बढ़ती है तो व्यास कम हो जाता है। व्यास कम हो जाता है। जब हमने बल लगा दिया, खींचा, लंबाई बढ़ी, यल वृद्धि हो गई, लंबाई में लंबाई बढ़ गई तो ये इसका व्यास घटा, यानी ये जितना तार पहले मोटा था अब उतना नहीं रह जाएगा, व्यास इसका घट गया। तो ये जो परिवर्तन इसके व्यास में हुआ इसको कहते हैं पार्श्विक परिवर्तन। ये इसका पार्श्विक है और इसका ये अनुदैर्ध्य है। पार्श्विक परिवर्तन
और अनुदैर्ध्य परिवर्तन। तो जो इसका पार्श्व परिवर्तन है, इस तरफ का जो परिवर्तन हुआ वो इसके व्यास में परिवर्तन है, और ये जो परिवर्तन हुआ इसकी लंबाई में परिवर्तन है। लंबाई का परिवर्तन पॉजिटिव है तो व्यास का परिवर्तन नेगेटिव है, घट रहा है। तो पार्श्विक विकृति पार्श्विक विकृति लेटरल स्ट्रेन ये होगा। व्यास में जो कमी आई वो डी आई, क्योंकि कमी आई इसलिए माइनस रखा, और पहले का जो व्यास था वो डी था। पहले का व्यास डी है और इसके जो व्यास में कमी आई दोनों तरफ, डी व्यास में कमी, तो पार्श्विक विकृति या लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी, और इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, वो पॉजिटिव होगी। अनुदैर्ध्य विकृति अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये बराबर होगा जितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ जितनी इसकी प्रारंभिक लंबाई थी। प्रारंभिक लंबाई इसकी कैपिटल एल थी। तो अनुदैर्ध्य विकृति हो गई। पॉइसन अनुपात कहते हैं पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पॉइसन अनुपात पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। और इसलिए माइनस इक्वल टू पॉइसन अनुपात इक्वल टू और इसलिए पॉइसन अनुपात इज इक्वल टू पार्श्विक विकृति माइनस डी अपान डी अपान एल इज इक्वल टू माइनस डी अपान एल और एल अपान डी। इसका कोई भी मात्रक नहीं है। इसका मात्रक जो थ्योरेटिकली
तो इसका मान आता है -1 और 1/2 के बीच। लेकिन जो व्यवहार में इसका जो मान आता है वो 0 और 1/2 के बीच आता है, इसका मान। ये हो गया हमारा पार्श्वन का अनुपात। इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी चीज़ में एक प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसके बाकी परिवर्तन भी होते हैं। जैसे कोई हमारे पास घनाकार कोई ठोस है, अगर उसको एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ उसमें लंबाई उसकी बढ़ती है, एक तरफ घटेगी दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक तरफ अगर दबाएं तो और दिशाओं में परिवर्तन होगा यदि उसका आयतन स्थिर रहे। ये हो गया हमें पाइसन अनुपात। अब जब हम इसको खींचते हैं, इसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो हम कार्य करते हैं, बल गुणे विस्थापन कार्य किया जाता है और किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब भी कहीं हम कार्य करते हैं तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है उस निकाय में। यहाँ पर उसे हम किसे तने हुए तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा तने हुए तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा तने हुए तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा। ये तार है, ये तार है और इस समय इसकी जो लंबाई है यल है। इस तार की लंबाई यल है। इसका क्षेत्रफल ए है। तार की लंबाई यल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, यह लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, और इसलिए इस तार का आयतन आयतन बराबर हुआ क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अब जब इस पर हम बल लगाते हैं तो बल जब लगाते हैं तो प्रारंभिक बल तो यहाँ 0 है। जब इस पर 0 बल रहता है तो इसकी लंबाई 0 रहती है। बल का मान बढ़ता जाता है, लंबाई बढ़ती जाती है, और जब इसके ऊपर लगने वाला बल F हो गया तो इसकी लंबाई बढ़ करके यल हो गई। जो लंबाई इसकी वृद्धि हुई वो यल हो गई। तो तार पर माध्य बल बराबर 0 पहले था और अंतिम बल F हो गया। 0 से शुरू किया, जब 0 था तो इसकी लंबाई 0 थी, बल बढ़ता बढ़ता F हो गया तो लंबाई यल हो गई।
तो ये जो यल लंबाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, इसको बढ़ाने में यह बल ने काम नहीं किया। यह बल तो जब यहाँ पर लंबाई पहुँची तब यह बल काम कर रहा है। इसके पहले इससे कम बल था, इसके पहले और कम बल था, इसके पहले और कम बल था, इसके पहले यहाँ 0 था। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक माध्य बल कितना काम किया तार पर, वो है 0 + F/2, यानी 1/2F। 0 तो खत्म हो गया, 1/2F इस तार के ऊपर लगने वाले माध्य बल है। और वृद्धि कितनी है? यल। इसलिए तार के अंदर तार को बढ़ाने में किया गया काम या तार के खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, इसलिए तने हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, तने हुए तार की स्थितिज ऊर्जा U बराबर तार पर जो बल काम कर रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य, माध्य बल द्वारा किया गया कार्य। तार बराबर तार वृद्धि में कार्य यानी U बराबर माध्य बल इंटू वृद्धि F इंटू L, 1/2F इंटू L। 1/2F बल है, माध्य बल, और L उसकी वृद्धि है। तो तार वृद्धि में कार्य कितना हुआ? बल गुणे विस्थापन, 1/2F इंटू L। बल गुणे विस्थापन, इतना कार्य हुआ। और जो इसकी वृद्धि में कार्य होगा वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगा। तो U बराबर 1/2F इंटू L। हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, U इक्वल टू 1/2 F, इसको हमने ए से भाग दे दिया, ए से गुणा भी कर दिया। अगर किसी राशि को गुणा और भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस F को ए से भाग दिया और इसको ए से गुणा भी कर दिया। इसी प्रकार जो हमारा यल है, इस यल को हमने यल से भाग दे दिया और इसको यल से गुणा भी कर दिया। 1/2, ये देखिए क्या चीज है, ये है प्रतिबल। F/A बराबर होता है प्रतिबल जो इस पर काम कर रहा था, यह है प्रतिबल। और ये है आपका L/L, ये रास, यह है विकृति। और A इंटू L, यह है आयतन। एक बटा दो प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन, राइट। 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे A इंटू L बराबर आयतन। ये V आयतन का यानी इस पूरे आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। और इसीलिए एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा U U 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति।
V से भाग दे देंगे तो एकांक आयतन की ऊर्जा आ जाएगी। ये कैपिटल है, ये छोटा है। एकांक आयतन की ऊर्जा यानी ऊर्जा प्रति यूनिट वॉल्यूम प्रतिबल इंटू विकृति। हम इस रूप को बदल भी सकते हैं। हमने विकृति से भाग दे दिया और विकृति से गुणा कर दिया, या U = 1/2 प्रतिबल अपान विकृति। इंटू विकृति का स्क्वायर। प्रतिबल बटा विकृति बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसलिए एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर 1/2 y प्रतिबल अपान विकृति बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक y इंटू विकृति का स्क्वायर। एक बटा 2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। यह है तने हुए तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब ये जो किसी तने हुए तार को पर हम लगाते हैं बल, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसका किस प्रकार परिवर्तन होता है। तने हुए तार की में परिवर्तन, तने हुए तार की लंबाई में परिवर्तन। या ऐसा कहिए कि तार पर लगे प्रतिबल यो विकृति में संबंध। जब तार पर प्रतिबल लगता है तो जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी विकृति कुछ सीमा तक तो एक समान रहती है और कुछ सीमा के बाद स्थायी परिवर्तन हो जाता है। उसको हम एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये इस दिशा में विकृति है और इधर प्रतिबल है। जैसे जैसे बल लगता है प्रतिबल और विकृति दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन एक निश्चित मान के लिए ही होते हैं। तो यहां तक सीधी रेखा है। इसका मतलब ये विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। ये प्रत्यास्था की सीमा के अंदर तो है, ये प्रत्यास्था की सीमा के अंदर है, लेकिन ये समानुपाती सीमा है। थोड़ा प्रतिबल और बढ़ेगा
तो ये झुकेगी और इस बिंदु पर आ जाएगी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु बी है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी प्रत्यास्था की सीमा है। जो हमारा प्रतिबल लग रहा है वो यहां से यहां तक लग रहा है, ये प्रत्यास्था की सीमा है। तो ये पूरी की पूरी प्रत्यास्था की सीमा है। ओ बी प्रत्यास्थता की सीमा, ओ ए प्रत्यास्था की सीमा है, लेकिन ये समानुपाती सीमा है। यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल समानुपात में है। प्रतिबल 2 गुना किया, विकृति भी उतनी गुना हो गई, प्रतिबल के 3 गुना किया, विकृति भी उतनी गुना हो गई, और यहां तक ए बिंदु तक ये आता है, समानुपाती सीमा है। यानी जो हम यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालते हैं वो इस सीमा तक ही निकलता है, इसके आगे समानुपाती सीमा नहीं है। हमने जो हुक का नियम कहा है वो इसी समानुपाती सीमा में लागू होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, भीतर तो ये भी आता है लेकिन इसके नीचे, यानी हम ये कह सकते हैं कि कम विकृति के लिए, यानी इतनी ही विकृति के लिए, ये जो विकृति है केवल इतनी विकृति के लिए समानुपाती सीमा है। इसलिए इतनी विकृति अगर होगी तो हुक का नियम लागू हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर प्रतिबल बढ़ाते हैं तो ये समानुपाती सीमा नहीं है, प्रतिबल तो ज़्यादा बढ़ता है, यानी कम बढ़ता है, लेकिन विकृति ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बी बिंदु तक आ जाता है। यद्यपि ये भी प्रत्यास्था की सीमा के अंदर है। यदि आप बल को हटा लें, प्रतिबल के हटा लेने के बाद ये पुनः इसी को रिट्रेस करेगा, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, वो बिंदु पर वापस आ जाएगा, यानी ये उसी रास्ते से आएगा, कहीं किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जो तार है उसमें किसी प्रकार का भी स्थायी परिवर्तन नहीं होता। तो ओ बी प्रत्यास्था की सीमा है, ओ ए समानुपाती सीमा है, और इस सीमा में तार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता, स्थायी परिवर्तन नहीं होता। ये जो बी बिंदु है इसे हम पराभव बिंदु कहते हैं, यील्ड पॉइंट। बी बिंदु एक पराभव बिंदु है, यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये पराभव बिंदु है, यील्ड पॉइंट ये यील्ड पॉइंट है, पराभव बिंदु है। यील्ड पॉइंट की क्या विशेषता है कि अब यहां से स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। इस बिंदु पर जब वस्तु पहुंच जाएगी तो वो प्रत्यास्था की सीमा के बाहर हो जाएगी, यानी इसके आगे अगर आप बल लगाते हैं तो प्रतिबल बढ़ने पर विकृति में तेजी से परिवर्तन होता है, और ये जो सीमा यहां से यहां तक आती है ये प्रत्यास्था की सीमा के बाहर है, जिसे हम कहते हैं तन्यता की सीमा। तरलता की सीमा हो जाती है, यहाँ पर तार बड़ी आसानी से बढ़ता है, ये तरलता की सीमा है। ये तरल की तरह से ये द्रव मनी तार बढ़ा, बल तो बढ़ा, तार भी बढ़ा, और ये इसका अधिकतम मान है इस बिंदु पर। यहाँ पर जितना प्रतिबल लगाया वो अधिकतम प्रतिबल है जिसको वो तार बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है। इसे हम कहते हैं उसका ब्रेकिंग प्रतिबल।
भंजन प्रतिबल, ये आपका भंजन पॉइंट है। भंजन प्रतिबल ये है भंजन बिंदु यानी ब्रेकिंग पॉइंट। ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अब आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपको प्रतिबल लगाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप बढ़ जाएगा और बढ़ करके टूट जाएगा। यह है आपका त्रोटन बिंदु। यहां से टूट करके अलग हो जाएगा। तो यह है वो स्थिति, किस तरह से तार पर बल लगता है। जब हम प्रत्यास्था की सीमा में रहते हैं तो केवल O से लेकर B तक जाते हैं और इसके नीचे ही रहते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो तार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम यहाँ गए तो वापस फिर इस रास्ते से नहीं आ पाएंगे, फिर ये यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ तक तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ गए तो स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। और इसलिए जब वापस आने की कोशिश करेंगे तो हम वापस वहाँ नहीं पहुँचेंगे बल्कि यहाँ पहुँच जाएंगे। अर्थात इतनी वृद्धि बनी रह जाएगी, तार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। तार में इतनी वृद्धि बनी रह जाएगी, तार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। यानी हम प्रत्यास्था की सीमा के बाहर हो गए। ये हो गया हमारा जो पदार्थ का एक गुण है प्रत्यास्था, उसके बारे में हो गया। हम लोगों ने प्रत्यास्था में पढ़ लिया कि प्रत्यास्था में पदार्थ अपने आकार, आयतन और लंबाई में परिवर्तन का विरोध करता है और पदार्थ किसी गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। फिर प्रत्यास्था से संबंधित कुछ भौतिक राशियाँ थी, उनको पढ़ा और फिर उनके संबंधों को हमने यहाँ पर देखा। बस आज इतना ही।